वेलकम टू द रैंकर स्टेट। मैं हूं संजय सुमन और आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि एक घातीय समीकरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग ने देखा किस तरह उसको सॉल्व करते हैं, कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है और कितना ग्राफ उसका बन सकता है, ग्राफ का नेचर क्या है। फिर हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कितने इनके मूल हो सकते हैं, सॉल्यूशन कितना हो सकता है, मूल में और गुणांक में क्या संबंध है, यानी कि रूट्स में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी द्विघात समीकरण का रूट्स मालूम हो तो किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण निकालते हैं। सो ये सब इन सब पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी द्विघात समीकरण का आप किस तरह से हल करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने का अपने पास तीन तरीका है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपने पास तीन मेथड है। नंबर 1 बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नंबर 3 फैक्टराइजेशन। यानी पहला क्या है कि पूर्ण वर्ग बना करके आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप द्विघाती सूत्र लगा करके बना सकते हैं, और तीसरा ये है कि गुणनखंड करके बना सकते हैं। इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब अपने को अपना बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड नहीं करना है और फैक्टराइजेशन पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन करा करके ये समझा दूंगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि अगर द्विघात समीकरण दिया तो आप किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो तो इसके डेरिवेशन में इस कंप्लीट स्क्वायरिंग वाले मेथड का जरूरत पड़ता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको प्रूफ करते हैं, जिससे कि बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार मैं ये बात आपके सामने लिख देता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते किसको हैं, यानी द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, द्विघाती सूत्र। ओके, या द्विघात सूत्र भी कहते हैं इसको। द्विघाती सूत्र क्या होता है तो इसको जान लेते हैं। तो जस्ट सपोज करिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो x यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी फॉर्मूला को आप क्या कहते हो, द्विघाती सूत्र कहते हैं। जिसमें कि आप चाहो ना तो अल्फा को एक बार आप पॉजिटिव लेकर के ऐसे हम लोग मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा को आप एज्यूम कर सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से। और थोड़ा सा बात और बता दूं कि अगर आप चाहो ना तो इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं यहां पर कि एक टर्म होता है विवेचक, जिससे अभी हाल ही में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप चाहो तो इसको यूज करके x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a भी लिख सकते हैं। तो यही है अपना द्विघाती सूत्र। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से द्विघाती सूत्र ये बनता है और क्या होता है। ठीक है, ओके, तो इसको जानते हैं हम लोग। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना है तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि किसके हेल्प से आप डिराइव करोगे। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आप क्या कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। जस्ट सपोज करिए कि अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करना है बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा। और वो चीज क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है
तो मुझे कैसे भी करके इसको इस फॉर्म पे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम लोग आराम से कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। अब इसके लिए आप देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होना चाहिए। तो इसीलिए पहला काम ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 हो, और इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय ए ऑन द बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ क्या करें, आप ए से डिवाइड करें। क्यों करते हैं ए से डिवाइड, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर आप ए से डिवाइड कर लेते हो तो ये आपका हो जाएगा इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी। अब अगर आप इससे इसको तुलना करो, कंपेयर करो, तो आपको ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, मतलब ए के स्थान पर एक्स दिखाई देगा। अब इसके बाद चाहिए मुझे 2ab, यहां पर तो 2 है नहीं, तो अपने मन से मैंने 2 डाल दिया और बैलेंस करने के लिए ये 2 रख दिया। और फिर यहाँ पे कितना है, x प्लस सी बाई ए इट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ठीक से इसको सेट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a हो जाएगा। अगर आप इसका इससे तुलना करो तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल गया, और 2xy के स्थान पर आपको यहाँ पर y के स्थान पर b बाई 2a दिखाई देगा। याद रखिएगा b बाई 2a। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस b बाई 2a का मुझे होल स्क्वायर चाहिए, तो ये ना इस स्टेप में कभी दिया हुआ जनरली नहीं होता है, तो अपने मन से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और यहां से लेकर के यहां तक आप क्या कर दिए, परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। लेकिन ये जो स्टेप अपने मन से आपने ऐड किया है, इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए b बाई 2a का होल स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये भी तो है c बाई ए, तो आपको यहाँ पे फिर c बाई ए लिखना है, और इट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दो तो आपका कंप्लीट स्क्वायर बनके तैयार हो गया है। क्या बनके तैयार हो गया कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और जो बाकी जो टर्म्स है उसको राइट साइड ले आता हूं, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। एक बात बताता हूं कि ये जो आप देख रहे हो ना, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तभी फर्दर सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता अगर निगेटिव है तो। अब अगर मान लें ये पॉजिटिव है, तो यहां से आप x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर आ जाता है। फिर आप LHS में से स्क्वायर हटाओगे तो उधर जो है वो प्लस माइनस रूट अंडर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का। फिर आप यहां से x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो b बाई 2a को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस b बाई ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर में से स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a, और यहां पर आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आपके सामने डेरिवेशन आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। इसी को आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। किसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। और इसको अगर आप डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में लिखना चाहो, विवेचक के रूप में लिखना चाहो, तब भी बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। आपको क्या करना है, तो आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कहते हैं विवेचक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, और ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसके बदले में क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ d और डिवाइडेड बाई 2a। तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। और आप इसमें से किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो आप चाहो तो ये आराम से अल्फा को जनरली पॉजिटिव वाला मानते हैं, तो आप कहोगे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, और आप क्या कह सकते हो कि जो बीटा का वैल्यू है ना वो माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो आप चाहो तो ये अल्फा और बीटा का अलग से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं।
अलग से इसको लिखने का आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह से आप देखो तो आप कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को धाराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो ड्राइव करने वाले का साइंटिस्ट का नाम था, उसका नाम क्या था, श्री धाराचार्य, इसलिए इस फॉर्मूला को श्री धाराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आराम से अल्फा बीटा के बारे में भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है आपके लिए, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर हमने आपको 10 क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक काम करें कि इस सारे फॉर्मूला को क्या करिए, इन सारे क्वेश्चन को क्या करिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाइए सबसे पहले। दूसरा बात यही करना क्या है कि इसी क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन भी अप्लाई करिए। दोनों ही मेथड से बना लीजिए, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने ये 10 क्वेश्चन जानबूझ के आपको दिया है। अभी मैं क्या करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना सिखाता हूं। तो इनमें से जो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो अच्छे वाले हैं मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूं। जस्ट मान लीजिए मैंने 1-2 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया वाला या अच्छा वाला, सब इजी ही है। तो मैं थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन सब 2-3 क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। और बस आप ध्यान दो, ये सब ईजी होता है। एक ही चीज याद है, एक ही चीज होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एक आराम से ले लिया इक्वेशन 3x² + 7x + 5 = 0। आप क्या करो कि अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0, इससे आप तुलना कर लो। क्या कर लो, तुलना कर लो, कंपैरिजन कर लो। और ये तुलना क्यों करते हैं, कंपैरिजन क्यों करते हैं, ताकि आप a का वैल्यू b का वैल्यू कैलकुलेट कर सको। तो यहां पर अगर आप देखो तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और आपका b का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा आपका 7। आपको चिन्ह के साथ लिखना है, याद रखना। अगर कोई निगेटिव है तो निगेटिव भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे +5 लिख रहा हूँ, ये +3 है तो प्लस वाला में तो साइन नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन आपको साइन के साथ लिखने की आदत डालनी है। एक बार ABC मिल गया, फिर आप सबसे पहले ना विवेचक निकाल दो, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। D निकाल दो, फॉर्मूला क्या हो जाता है, b² - 4ac। b के स्थान आपने देखा कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर -4 × 3 × 5, ये कितना हो जाएगा 49। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60। और यहां पर क्या हो गया आपका कि ये तो d < 0 आ गया, जो कि इमेजिनरी रूट्स देगा। तो मुझे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लेता हूं, जिसकी वजह से कि आंसर सही से आ सके। ये हो जाएगा 8x, ऐसा करता हूं, यहाँ पे बस 8 डाल देगा। ये कितना वैल्यू आ गया 8। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका 64। अगर मैं वो करता ना तो आपका सॉल्यूशन जो है वो इमेजिनरी रूट्स आ जाता, और अभी हम लोगों ने इमेजिनरी रूट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। ओके, तो हमने बस इतना सा बदलाव किया कि 7 के स्थान पे 8 लिखा। अब इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ओके, सबसे पहले आपको यही करना है कि डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है हमेशा। अब अगर मुझे x निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कहोगे फॉर्मूला कितना होता है, -b ± √d / 2a। ये माइनस यही रहेगा, b के स्थान पे कितना है 8, ये मैंने पुट कर दिया, प्लस माइनस √4 / 2 × 3। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करें तो -8 + -4 का वर्गमूल 2 / 6। अब आपको करना क्या है कि एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व करना है और एक बार निगेटिव लेकर के सॉल्व करना है। तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया, अगर आप देखो तो x का वैल्यू आ गया -8 + 2 / 6। एक बार ले लिया पॉजिटिव, दूसरी बार ले लेता हूं निगेटिव, तो -8 - 2 / 6, ये कितना हो जाएगा -6/6, जो कि कितना हो गया -1। और ये हो जाएगा -10/6, यानी कि -5/3, 2 से कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह से आप देखो तो x का 2 वैल्यू आ गया, -1 और -5/3। ठीक है, 2 वैल्यू आ गया। और आप चाहो तो किसी को भी इसमें से अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आप अल्फा बीटा भी कैलकुलेट कर लिए। x का जो वैल्यू है ना उसी को आप क्या कहते हो, रूट्स बोलते हो, या फिर हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन है। इस तरह से आराम से आप क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करके ABC निकाल लेते हैं,
फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, और फिर फॉर्मूला लिख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 नंबर में, ये मैंने पिक किया था। इसको भी क्या करना है, तो ओरिजिनल जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उससे आप कर लीजिए कंपेयर, और कंपेयर करने से आपको फायदा क्या हो जाएगा कि आपको आराम से ए मिल जाएगा। आप यहाँ से ए निकाल सकते हैं, यहाँ से बी निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका सी निकल जाएगा। इस तरह से ए बी सी आपको आराम से निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और सी का वैल्यू कितना आ गया 5√2। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको विवेचक निकाल लेना है। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि आपको डी निकाल लेना है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, b² - 4ac, और b के स्थान पे कितना है 9, सो 9 का स्क्वायर माइनस 4 × 2√2 × 5√2। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 81 माइनस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 दूना 8, 5 40 दूना 80, ये हो जाएगा आपका 80, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं अब आगे इसको सॉल्व करूं तो आप जानते हैं कि x का फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो माइनस b का स्थान पे कितना है 9, सो ये हमने 9 लिख दिया, प्लस माइनस √1, चूंकि d का वैल्यू 1 आया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 × 2√2। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है। और अब आप क्या कर लीजिए, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेकर के सॉल्व कर लिए। तो ये मैंने नेगेटिव लिया, ये आपके सामने, ये कितना हो जाएगा -10/4√2, और 2 से ये आराम से कैंसिल हो रहा है, तो मैं कैंसिल करके ये लिख दिया। और एक बार ले लीजिए आप इसको पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -8/4√2, और 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2/√2। इस तरह से आप आराम से देखो कि रूट्स इसका निकल गया, एक आ गया -5/2√2, और दूसरा रूट्स कितना आ गया -2/√2। ये दोनों क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ अगर मैं कंपेयर करूँ ax² + bx + c से इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू आपका 7√3 है, c का वैल्यू आपका 15 है। अगर कभी a b c निगेटिव हो तो निगेटिव भी कंसिडर करते हैं साइन के साथ, याद रखिएगा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जो कि b² - 4ac होता है, और ये आपका 7√3 है, जिसका स्क्वायर कर लीजिए 4 × 2 × 15, ये कितना हो जाएगा 49 × 3 - 120, ये कितना हो जाएगा आपका 18 कैरी 1 12 और 1 13 -120। ठीक है, 9 147 ना, 9 के साथ हासिल 2 4 12 2 14। ठीक है, 147 - 120, ये कितना हो जाएगा आपका फाइनली 27 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 27। ओके, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x का फॉर्मूला आपका आ जाएगा -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। तो -b के स्थान पे कितना है 7√3 प्लस माइनस √27 डिवाइडेड बाई 2 × 2, ये हो जाएगा -7√3 प्लस माइनस, आप जानते हो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 3, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल आएगा नहीं तो 3, तो 3√3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप क्या करिए, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव, और देन सॉल्व कर दीजिए। अगर मैं एक बार पॉजिटिव लेता हूं एक बार नेगेटिव, तो सबसे पहले मैं ले लिया पॉजिटिव, तो -7√3 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा -4√3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -√3 इसका आंसर आ गया। एक बार आप नेगेटिव ले लीजिए इसका वैल्यू, तो ये मैं नेगेटिव ले लिया डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10√3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और कैंसिल करने के बाद 5/2√3 हो जाएगा। इस तरह से आप देखो तो इसका जो रूट्स है, एक आ गया -√3 और दूसरा आ गया -5√3/2, ये दोनों इसके सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इस तरह से आप देखो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से सॉल्व कर लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन वाला भी सिखा देता हूँ कि फैक्टराइज करने का क्या
प्रोसेस है। अगर आपको आता है तो बेहतर, नहीं तो थोड़ा देर और हम लोग देखें कि फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो किस तरह सॉल्व करता है। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने यही रहेगा। मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। ये 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी और फॉर्मूला वगैरह से भी। ओके, तो ये देखिए मैं क्वेश्चन उठा, पहले मैं इसका थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ में एक साथ करके दिखाता हूँ, ये अच्छा रहेगा। आधे पेज में बताता हूँ कि थ्योरी क्या है और दूसरे पेज में मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ। कोशिश कीजिए कि दोनों ही मेथड को सीखें, चाहे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो या फिर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो, आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, ये आसान भाषा में मैं आपको सिखाता हूं कि आप फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सामने, आप देख पा रहे हो दोनों ही पेज, दोनों तरफ पेज में मैं लिख दिया हूं। एक तरफ थ्योरी बता रहा हूं, दूसरी तरफ अप्लाई करके बताता हूं। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो पहला स्टेप ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और सी जो है कांस्टेंट टर्म, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देखो ए और सी क्या है, ये है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए कि ये चीजें अरेंज ना हो, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, मान के चलिए, और आपसे सॉल्व करने कहेगा, जैसे आपसे कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्या कर लिए, इसको अरेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म दो होता है, या तो ऑर्डर इंक्रीजिंग में हो, नहीं तो डिक्रीजिंग में हो। हम लोग की जो आदत होती है वो ये होता है कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और अगर पहले से है देन कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या कहा कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को गुणा करिए। अगर आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। आप देखो 24 आ गया, तो मतलब हमने क्या किया, 8 और 3 को गुना कर लिया, 24 आ गया। तो यहां पर आप गुना करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक नया नंबर मिलेगा। मान लेते हैं कि क्या आ गया, वो डी आ गया। फिर आपको क्या करना है कि इस 24 का सभी पॉसिबल फैक्टर लिखना है। मतलब दूसरा स्टेप में क्या करना है, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ डी। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 24 का सभी पॉसिबल फैक्टर लिखना आपको बता रहा हूं, ध्यान से आप देखें किस तरह लिखते हैं। केवल 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कह रहा हूं। जैसे 24 का अगर सभी पॉसिबल फैक्टर लिखूं इस रूप में कि दो संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखूं, तो आप में ये, आप देखो यहाँ 24 में 1 से भाग लग जाएगा, यस, 1 गुना 24 हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 गुना 12 हो सकता है। इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा तो आप 3 गुना 8 लिख सकते हैं। इसमें 4 से ही भाग लग जाएगा, 4 गुना 6 लिख सकते हैं। 5 से भाग लगेगा नहीं, आप 6 गुना 4, ये दोनों सेम ही है तो रिपीट करने का जरूरत है नहीं, तो आप इससे नहीं लिखे। अब आपका आगे बाजू है रिपीट कर जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट में लिखने हैं। यही क्या है, सभी संभव गुणनखंड। ठीक है, सभी संभव गुणनखंड। तो हमने क्या किया कि डी का बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर लिखा, अल्फा इंटू बीटा 1, फिर आप कहो तो अल्फा इंटू बीटा 2। इस तरह से कोई ना कोई आपको क्या करना है कि आपको ये सभी पॉसिबल फैक्टर लिखना है। स्टेप थर्ड, तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको उन फैक्टर को चुनना है। याद रखिएगा कि उन फैक्टर को चुनना है जिसका योगफल या अंतर किसके बराबर आता हो, तो 10 के बराबर आता हो। ठीक है, क्या करेंगे, चूज दोज फैक्टर्स, चूज दोज फैक्टर्स, उन फैक्टर को चुनना है जिनका सम या जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, बी के, यानी कि मिडिल टर्म के बराबर हो। ये आप देख रहे हैं, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के बराबर हो। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि वो अल्फा बीटा है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, क्या हम 24 को 1 को जोड़ेंगे तो कभी 10 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। 2 और 12 से लिखो, 2 और 12 से आप 10 बना सकते हैं घटाने पर, तो मतलब 2 और 12 का सिलेक्शन हो सकता है। 8 और 3 से 10 मिलेगा क्या, ना तो जोड़ने पर मिलेगा ना तो घटाने पर मिलेगा। मतलब अगर आप जोड़ते हो तो 11 हो जाएगा, घटाओगे तो 7 हो जाएगा या -7 हो जाएगा। और 6 और 4 से भी ये बन जाएगा 10। यानी फिलहाल 2 तरह का सॉल्यूशन, 2 तरह का फैक्टर का सिलेक्शन किया जा सकता है, एक 2 और 12 के रूप में, दूसरा 6 और 4 के रूप में। अब आप देखो, आप ध्यान से, फिर
तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, पहले तो हमने क्या किया कि उन फैक्टर को सेलेक्ट कर लिया जिनका सम किसके बराबर हो, जिनका सम या जिसका डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर हो। फिर आपको क्या करना है नंबर 4 में कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है, तोड़ लेना है इन दोनों चुने हुए फैक्टर के रूप में। क्या करना है, तो bx को यानी कि स्प्लिट कर लेना है अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा एक्स के रूप में। जैसे अभी आप देखो तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। मैंने क्या कहा, इस 10 को आप इन दोनों चुने हुए के रूप में लिख लें तो आप इसको 10 और 12x लिख सकते हैं। और अगर आप इसका सिलेक्शन करते हो, किसका, अगर आप इसका सिलेक्शन करते हो तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 में इसको आप 4x में और 6x में लिख सकते हो। एक्चुअली दोनों जोड़ने पर आएगा, ये कैसे आएगा, तो ये घटाने पर आएगा, ये माइनस में होना चाहिए और ये प्लस में, ऐसा होना चाहिए। अब आप मिडिल टर्म को, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। अगर आप ऐसा लिख दिए तो इस मेथड में एक प्रॉब्लम आ गया, ये माइनस, यानी आप चाहकर भी इस तरह से नहीं ब्रेक कर सकते। आप जरा देखो तो सही कि क्या आ गया। देखो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, यहां पर आ गया 3x माइनस 2, यहां आ गया 3x प्लस 2, यानी कि ये वाला जो सिलेक्शन है ये गड़बड़ था, ये वाला सिलेक्शन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब 4 और 6 पर करिए, तो मैंने क्या कहा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद आप क्या लिख लोगे, इसको इस तरह से 4x और यहां पर 6x प्लस 8 लिखोगे। नंबर 5वां स्टेप कहता है कि आप पेयर कर लो। क्या करेंगे, टर्म को पेयर कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। पेयरिंग द टर्म्स, टर्म्स को पेयर करो। और पेयर करने के बाद आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4। इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 4। और अगर आप सही से बना रहे हो तो निश्चित रूप से ये दोनों ही टर्म सेम ही आएगा। अगर ये अलग अलग आ गया इसका मतलब गलत है। और फिर क्या करना है, पेयरिंग द टर्म्स एंड टेकिंग कॉमन लेना है। और फिर से एक बार और कॉमन लेने का, 3x प्लस 4 जो है अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका फैक्टर के रूप में आ गया। और फिर दोनों ही फैक्टर को आप क्या करिए, तो 0 के बराबर करिए। अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूं तो आप देखो -4/3 आ जाएगा, और अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूं तो ये आपका -2 आ जाएगा। और इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड को, और अगेन हम लोग लेते हैं यहां पर कॉमन, अगेन टेक कॉमन। तो इस तरह से आप अप्लाई करते हैं। अब मैं इस पे वेरियस सा क्वेश्चन करके आपको समझाता हूं। फिर से मैंने क्या कहा, सबसे पहला का स्टेप क्या करना होता है कि आपको, मैं अगर नया क्वेश्चन लूं आपके सामने तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि आप इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा ये 35। फिर इनके सारे पॉसिबल फैक्टर को लिखो। तो 1 से शुरू करना है, 1 से हर संख्या में भाग लग जाता है, इसलिए 1 गुना 35। 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 गुना 7, फिर 6 से लगेगा नहीं, फिर 7 से लगेगा, 7 गुना 5। रिपीट करना शुरू हो गया, रिपीट करना शुरू हो गया तो आगे लिखने का आवश्यकता नहीं है, यहीं पे टर्मिनेट कर लेंगे। 2 ही फैक्टर हुए, ठीक है। अब आप देखो कि किन दोनों को जोड़ने से 12 मिलेगा। 35 और 1 किसी भी हाल में 12 नहीं देगा, जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, घटाओगे तो 34 हो जाएगा। नहीं, इसका सिलेक्शन होगा नहीं, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि 5 और 7 को जोड़ने पर 12 आ जाता है। तो इसको क्या करना है कि 5x में और 7x में ब्रेक कर लेना है। अब आपको क्या करना है सिंपली, तो इसको मैंने कहा कि आप इस तरह से ब्रेक करके लिख लीजिए, ये मैंने ब्रेक कर दिया। फिर क्या करना है, पेयर लगाना है। ये देखिए आपके सामने पेयर लगा रहा हूं, और प्रत्येक पेयर में से फिर आपको कॉमन लेने हैं, जो कि यहाँ पे 5x हो जाएगा कॉमन। कॉमन समझ रहे हैं ना, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। यहाँ से 7 हो जाएगा कॉमन, जब कुछ भी नहीं बचे तो समझिए यहाँ पे 1 बच रहा होता है। दोनों में से x प्लस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 इट इज इक्वल टू 0। और हर एक फैक्टर को अगर आप 0 के बराबर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। और इस फैक्टर को अगर हम लोग 0 के बराबर करते हैं
तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -7/5। और आप देखो तो x का दो वैल्यू आ गया -1, -7/5। यही क्या है आपका रूट्स है, यही क्या है आपका रूट्स है समीकरण का सॉल्यूशन, जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने अगर रूट वाला करूं तो थोड़ा सा कठिन होता है, रूट वाला करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है जो कि रूट के रूप में लिखा हुआ है। अगर आप देखो कि इसको किस तरह सॉल्व करना है तो प्रोसेस अब भी वही है, बस रूट वाले में थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको कभी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और देन इसको सॉल्व कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन से बना पाओ तो ठीक है, नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो बनने से मतलब है, सॉल्यूशन निकालने से मतलब है। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 2√2 इंटू 5√2, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो यहाँ हो जाएगा आपका 20। और आप क्या करें 20 का सभी पॉसिबल फैक्टर को लिखेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो एक आ जाएगा 1 गुना 20, फिर आप देखो तो 2 गुना 10, फिर आप देखो तो 4 गुना 5, और फिर आपका देखो तो आपका 6 7 8 9 10, 10 गुना 20। ये रिपीट होना शुरू किया तो जो रिपीट होना शुरू हो जाता है उसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखो कि कौन सा फैक्टर चूज करेंगे, क्या 20 और 1 से आपको 9 मिलेगा, क्या जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 9 नहीं मिलेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने से 9 आएगा, क्या नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं चलेगा। और देखो इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने से आपका 9 आ गया। तो सबसे पहले क्या किया, सभी पॉसिबल फैक्टर लिखने के बाद रूट को हमने सेलेक्ट कर लिया, और वो फैक्टर को हमने सेलेक्ट कर लिया। फैक्टर क्या आ गया 4 और 5, यानी कि 9x तो क्या करना है, तो इस 9x को आपको 4x में और 5x में कर लेना है ब्रेक। ओके, अब आप क्या लिखोगे, तो 2√2x² प्लस इस 9 को आप 4x प्लस क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 5√2 इट इज इक्वल टू 0। ओके, आपने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो टर्म में लिख लिया, और फिर आपको क्या करना है पेयर करना है। ये मैंने पेयर कर लिया। अब आप पेयर करके देखो कि क्या चीजें कॉमन आ रहा है। अगर आप इन दोनों में देखो ना तो कॉमन लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है रूट वाले में। अगर मुझे आप पूछो कि क्या कॉमन आएगा तो यहाँ से 2√2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो केवल x बचेगा, और इस 4 में से 2√2 कैसे आया ये आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 2√2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 दिखाए बड़ी आसानी से दे देगा। और यहाँ पर आप देखो अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। और अगर आप सही किए रहेंगे ना तो ये दोनों ही फैक्टर सेम ही आएगा। अगर ये दोनों सेम फैक्टर आएगा तभी फर्दर आगे सॉल्व करना। तो पुनः ये कॉमन हो जाएगा x प्लस √2, और तब यहाँ पे क्या बचेगा 2√2x प्लस 5 बराबर 0। अब हर एक फैक्टर को आप 0 के बराबर कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका -√2। और दूसरा अगर बात करें तो 2√2x प्लस 5 को 0 के बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से आंसर आपका -5/2√2 आ जाएगा। और देखा जाए तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, तो सॉल्यूशन आ गया -√2, -5/2√2 के रूप में। तो थोड़ा सा रूट वाले में जो है ना ज्यादा सोचना पड़ता है। तो इनकेस अगर रूट वाले आए और आपको फैक्टराइजेशन ना दिक्कत होने लगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके लिए क्या दिया हूं होमवर्क कि इस यहाँ जो 10 क्वेश्चन मैंने दिया है ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक क्या होता है। अब इसी से बीपीएससी जो है हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। तो समझिए ये जो विवेचक है ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b² - 4ac है ना, इसी को हम लोग विवेचक कहते हैं। ये तो हमने अभी कई बार देखा है। और इसको डिनोट किया जाता है d से, यानी ये कहें कि d का फॉर्मूला क्या है तो मैं कहूंगा b² - 4ac। और ये विवेचक क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये ना रूट्स के बारे में विवेचना करता है, यानी कि विश्लेषण करता है कि रूट्स का नेचर कैसा है, कि ये कब इसका रियल रूट्स होगा, कब इमेजिनरी रूट्स होगा, कब इक्वल रूट्स होगा, कब अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है, तो ये बताता क्या है, इसके बारे में सबसे खास बात ये है कि d जो है ना ये क्या बताता है,
नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति बताता है। विवेचक क्या बताता है? तो विवेचक मूलों की प्रकृति बताता है, प्रकृति बताता है, यानी ये बताता है कि कब इसका रूट्स जो है रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, इन सब बारे में बताता है। ये है डिस्क्रिमिनेंट का काम। अब कैसे बताता है? तो केस नंबर 1, पहला केस, यदि ऐसा हो जाए कि किसी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तब क्या होता है? तो जो रूट्स है ना, जो मूल है, जिसको आप कहते हो मूल रूट्स जो है, मूल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो मूल है वो कैसा होगा? रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल को कभी कभी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है असमान। यानी कि जो रूट है वो क्या है? रियल है और अनइक्वल है। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप दूसरा केस की तरफ देखो, तो यदि ऐसा हो कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर आता है, तब कैसा होगा रूट्स? इसका मूल कैसा होगा? तो रूट्स आर रियल, अभी भी तो रियल होगा ही, साथ में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा, दोनों ही रूट्स बराबर होगा। इसमें केस में क्या आता है कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होता है। इस केस में क्या होता है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि ऐसा हो जाए कि d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी कि निगेटिव आ जाए, तब क्या होगा? तब रूट्स आपका जो है, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी काल्पनिक रूट्स होगा। किस तरह का रूट्स होगा? ये काल्पनिक रूट्स होगा। काल्पनिक मूल होगा, इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, काल्पनिक होगा, यानी कि अवास्तविक होगा। इसको आप चाहें तो कह सकते हैं अवास्तविक, ये इसका मतलब है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक या अवास्तविक। तो ये जो प्रकृति है वो कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि कब इसका रूट्स किस नेचर का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसका नाम क्या होता है? विवेचक, जो विवेचना करता है। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बताऊं कि जस्ट कभी ये कह लिया जाए, जस्ट इतना सा बात पूछ लिया जाए कि x² माइनस x माइनस 12, इसके मूल का प्रवृत्ति बताइए। ऑप्शन दे रहा है कि ये वास्तविक होगा, दूसरा कह रखा है अवास्तविक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी दे रहा हूं कि वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ये सब चीजें आपसे पूछ रखा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? विवेचक इसका निकाल लीजिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। फॉर्मूला कितना हो जाएगा? b² माइनस 4ac। b कितना है? तो -1। अगर आप कंपेयर करते हो, ये कितना हो जाएगा? -1। ये कितना हो जाएगा? a। और c कितना है? अगर आप यहाँ तुलना करो कि a कितना है तो 1, b की तुलना करो तो -1, c की तुलना करो तो -12। आपको मैंने कहा था कि आपको चिन्ह के साथ इसको लिखना पड़ता है। तो a कितना हो गया? 1, b हो गया -1, c हो गया आपका -12। तो अगर इसको सॉल्व करूं तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है आपका? -12। ओके, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा? प्लस बना देगा। सो प्लस, और 12 इंटू 4 कितना? 48, यानी कितना आ गया? ये 49। तो आप देखो d का वैल्यू क्या आ गया? 49 आ गया। पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव आया है। तो हम कहेंगे कि d जो है वो 0 से बड़ा वैल्यू लाया है। और अगर ऐसा आया है तो आपसे पूछा जाए कि रूट्स कौन सा हो, कैसा होगा? तो मैं कहूंगा कि रूट्स आर रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। साथ में और क्या होगा? तो ये अनइक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, असमान होगा। यानी पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट आंसर है, सो डी इज द करेक्ट आंसर।
और अगर ये मोर देन वन करेक्ट आंसर है तो आप ए को भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने ए के बारे में प्राइमरी में नहीं रखा है क्योंकि वहां पर समान और असमान क्लियर नहीं किया हुआ है। सो अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर हो तो ए भी लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। मूल तो आएगा, दोनों वास्तविक मूल आएगा और साथ में दोनों असमान होगा, अनइक्वल होगा। इस तरह से आप आराम से क्या बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था, मैं आपके सामने हूबहू क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये कितना आसान सा सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, ये आपके सामने है। ये मैंने आपका इंग्लिश वर्जन लिया हुआ है। अब देखो लिखा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a कैन नॉट बी 0 है। इसके पास जो रूट्स दिया हुआ है ना वो 2 रूट्स है, दोनों क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल का मतलब क्या हो गया कि आपसे पूछा है कि ये वास्तविक रूट्स है, और क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब असमान, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो आप जानते हो तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो यही आपके 4 ऑप्शन में है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर, या नन ऑफ द अबव। आप जानते हो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप आंसर बताइए कौन सा होगा। ये आंसर डेफिनेटली कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बराबर है तभी इसके रूट्स जो हैं वो वास्तविक और असमान होता है। ये एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बीपीएससी आया था जो कि आपको मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जिससे आप देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 का जो मूल है वो वास्तविक तथा समान हो। अब जानते हैं जब मूल दोनों का समान होता है, जब दोनों ही मूल समान हो तब क्या होगा कि इसका जो विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 के बराबर होता है। ये कब होता है, जब समान मूल हो, समान मूल हो, यानी कि रूट्स क्या हो, समान हो। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर आप कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और c के स्थान पर आपको 2k प्लस 3 दिखाई देगा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ अगर पुट करूं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2k प्लस 1 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 12 इंटू 2k प्लस 1। वैसे ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। सो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k प्लस 1। तो 4 इज इक्वल टू 6k प्लस 3। 3 को अगर मैं इधर लाता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6k, और यहां से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप आराम से बना सकते हैं कि जिसका रूट्स समान होगा तो ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर कर लीजिए, वहां से आपको जो भी पूछा गया है उसका वैल्यू ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे देखें आप, कि हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 के पास जो है ना इक्वल रूट्स है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, इक्वल मतलब वास्तविक भी है और इक्वल रूट्स है तो आप k का मान ज्ञात करें। तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर इक्वल रूट्स बोल दिया है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 होगा। और अगर आप तुलना करो कि a का वैल्यू कितना है तो याद रखिएगा 1 है। कुछ लोग यहाँ पर 1x स्क्वायर लिखा जाता है कुछ लोगों को, तो ऐसा नहीं है, केवल कोफिशिएंट को लिखना है कि जो गुणांक है उसको लिखना है, तो ये होता है 1। b कितना है तो ये हो जाएगा 2k, और c कितना है तो ये है आपका 4। अब यहाँ पे आप रख लो जो 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0।
सो 4k² बराबर 16, और इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा 4। इस तरह से k² का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ जाएगा, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी ये कह दे कि अगर रूट इनके यानी कि मूल जो है वो वास्तविक और समान है तो आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप विवेचक के बारे में बताते हैं। अब एक्स्ट्रा नॉलेज में एक और बात आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, जिसको आप ध्यान से याद रखें। जैसे कि अगर इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन कह दे कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट वास्तविक हो, तो क्या शर्त होगा, केवल वास्तविक कह दे। तो आप जानते हो वास्तविक तो इस केस में भी आया था, वास्तविक तो इस केस में भी आया था। जरा मैं पीछे पलट कर दिखाऊं, अब देखो जरा, वास्तविक यहाँ पर रियल जो है वो इस केस में भी आया था, रियल यहाँ भी आया था, तो इन दोनों ही केस में रियल आया था। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, यानी जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कभी भी यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल केवल वास्तविक दिया हुआ हो तो d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे हमने कहा कि k का मान ज्ञात करें यदि kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, केवल हमने क्या कहा, वास्तविक है। मैंने ये नहीं कहा कि समान है या असमान है। अगर समान या असमान का देते तो डी का कंडीशन बदल जाता। केवल वास्तविक लिखा हुआ हो तो आप जानते हैं कि वास्तविक केवल कब होगा, जब आप इन दोनों को कंबाइंड करके बोलते हो कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप जानते हैं डी का फॉर्मूला कितना होता है, b² माइनस 4ac। इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। अगर आप तुलना करो कि ये यहाँ से a का वैल्यू कितना है, तो a के स्थान पर आपको k दिखाई देगा, b के स्थान पर 2 दिखाई देगा और c के स्थान पर आपको ये 1 दिखाई देगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी के स्थान पर 4 इंटू ए के स्थान पर आपको 2 कितना लिखना है, k इंटू सी के स्थान पर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4 को यहाँ रहने दो और 4k को इधर ले आते हैं, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। इसको मैं सीधा करके लिख दूं तो k का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के बराबर हो ना, तो इसका मूल हमेशा वास्तविक आएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये ऑप्शन दिया होता तो पहला ऑप्शन दिया होता कि k का जो वैल्यू है ये होगा 1 के बराबर, दूसरा जो वैल्यू है ये 1 से छोटा, तीसरा जो ऑप्शन है वो छोटा और बराबर, और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाता, सी, यानी कि थर्ड नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता अगर इसके ऑप्शन दिए होते। तो याद रखना है ये सब बात कि वास्तविक बोला है या वास्तविक के साथ समान या असमान भी बोला है। अगर ये समान या असमान बोला है तो अलग कंडीशन, लेकिन अगर केवल वास्तविक बोला हो तो आपको दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, काम करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, इसको आप घर पे जाके घर पे से ट्राई करके देखो कि मैंने क्या कहा है। मैंने कहा कि आपको k का मान याद करना है, k का मान ज्ञात करें यदि x² माइनस x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक हो, रियल हो। वास्तविक हो मतलब रियल हो। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे कि ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए में कि k का वैल्यू 1/4 से बड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं k का वैल्यू 1/4 से छोटा होगा, तीसरा दे रहा हूं कि k का वैल्यू 1/4 होगा, और ऑप्शन डी दे रहा हूं नन ऑफ दीज। याद रखिएगा ओनली वन करेक्ट आंसर बोल रहा हूं, ठीक है।
तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये आपको देखना है, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखना कि कौन सा आंसर आता है, ओके ना। आंसर आता है बी, बी इज द राइट आंसर। आप एक बार घर पर ट्राई करिए कि बी आपसे ऑप्शन आता है या नहीं आता है। तो यहां तक हमने सीखा कि किस तरह से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। 3 तरीका पढ़ा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक क्या होता है और विवेचक हम लोग को क्या बताता है। तो हमने कहा कि ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है, मूलों की प्रकृति बताता है, स्वभाव बताता है कि वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा या असमान होगा। इन सब बारे में आपको कौन बताता है? विवेचक बताते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह ड्रॉ करते हैं। जनरली ग्राफ आपसे ड्रॉ करना नहीं पूछेगा, इनकेस अगर पूछता है कि आप ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है ना वो पैराबोलिक इन नेचर होता है, यानी कि परवलयिकार होता है। द्विघात समीकरण का ग्राफ, ग्राफ मीन्स आलेख, ग्राफ क्या होता है? परवलयिकार, परवलयिकार होता है, यानी कि पैराबोलिक होता है, परवलयिकार होता है। और परवलयिकार किसको कहते हैं? जो यू के शेप का होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसे आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये परवलयिकार है, यानी कि पैराबोलिक है। ये आपके सामने 6 ग्राफ है। तो द्विघात समीकरण में 6 तरह के ग्राफ का संभावना है, जो मैंने आपके सामने ये बोर्ड पर रखा है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि परवलयिकार क्या होता है, पैराबोलिक कार क्या होता है। तो जो यू वाला शेप में जितना भी ग्राफ है ना उन सबको कहा जाता है पैराबोलिक इन नेचर। क्या कहते हैं उसको? पैराबोलिक नेचर। ये सभी का सभी ग्राफ जो है वो यू वाले शेप में है। किस शेप में है? ये यू वाले शेप में है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये परवलयिकार है, ओके। अब ये 6 तरह का ग्राफ कैसे बना, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जरा आप ध्यान से देखें कि किस तरह से ये 6 का ग्राफ बना। सबसे पहले आप देखो ना, तो ये जो फर्स्ट 3 ग्राफ है 1, 2 और ये 3, ये तीनों ऊपर की तरफ ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं अपवर्ड। आप देख पा रहे हो ये भी क्या है? आपका अपवर्ड है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल नहीं जानना, बस थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को ले लेना है कि अपवर्ड ये बना हुआ है। और जो नीचे की तरफ होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? डाउनवर्ड बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाउनवर्ड बोलते हैं। तो ये जो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 का ग्राफ है ये आपके सामने ही दिख रहा होगा कि डाउनवर्ड है, ओके। तो डाउनवर्ड ग्राफ है। अब कब ये बनता है तो मैं बता रहा हूं ये भी चीजें। अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखो ये है अल्फा और ये है बीटा, तो 2 अलग अलग रूट्स है ना, तो ये कब बनेगा? जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो। अच्छा ये बताओ अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनेगा? तो अपवर्ड बनेगा तब जब ए पॉजिटिव हो। ए जानते हैं क्या है? यदि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, ठीक है। और d क्या है? तो d तो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये तो आप जान ही गए हैं। और ये क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये दोनों ही मिलके बताता है कि ग्राफ किस नेचर का होगा। तो अब देखो जब दो अलग अलग रूट्स है इसका मतलब डी भी पॉजिटिव है। यहां पर आप देखो तो ये दोनों ही रूट्स क्या है? बराबर है। ए तो है ही पॉजिटिव मगर डी क्या है? 0 के बराबर। ये देखो क्या है? ए तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, लेकिन डी जो है वो लेस देन 0 है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है। कैसे पता चला इमेजिनरी रूट्स है? तो रूट ज्ञात करने के लिए आपको देखना होता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करे या टच करे उतना उसका रूट्स होता है। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है और ना ही कट करता है, तो इसका कोई रूट्स नहीं है। मैं इस पे क्वेश्चन आपको अभी जस्ट देता हूं। फिलहाल ये समझते हैं ग्राफ के बारे में। यहाँ पर ये क्या है? ए लेस देन 0। जब तक ए लेस देन 0 नहीं होगा तब तक ये डाउनवर्ड नहीं होगा, इसलिए ए लेस देन 0 है। और दोनों ही रूट क्या है? आप देखो अलग अलग है, अनइक्वल है, इसका मतलब डी जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखो दोनों रूट इसका इक्वल है। ए तो लेस देन 0 है ही क्योंकि डाउनवर्ड है,
और डी जो है वो इक्वल टू 0 है। यहाँ की बात करें तो ए तो लेस देन 0 है क्योंकि डाउनवर्ड है, और डी जो है वो भी लेस देन 0 है क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है, ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही कट करता है। अब जैसे हमने कहा कि कभी भी ग्राफ दिया हो और आपसे पूछे कि इसका कितना मूल संभव है, इसमें कितना रूट्स पता है ये बताइए, तो आप देख लो कि उस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया। जितना बार कट किया होगा वही उतना उसका क्या होगा, मूल होगा। जैसे देखो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, 2 बार 3 बार, 3 बार कट किया। अगर कोई पूछे इसमें कि नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा तो इसका होगा 3। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताइए कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ रूट्स कितना है, इस ग्राफ में नंबर ऑफ रूट्स कितना है, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, 1 बार 2 बार 3 बार। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा वही इसका नंबर ऑफ रूट्स होगा। नंबर ऑफ क्या होगा, रूट्स होगा। कितना हो गया ये भी हो गया 3। अगर मैं 2-3 और एग्जांपल करूं कि नंबर ऑफ रूट्स से का कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले तो क्या किया जा सकता है, ये मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये देखिए मैंने ऐसे पूछा, मैंने कि ये एक स्ट्रेट लाइन दे दिया, मैंने ये जस्ट ऐसा घुमा दिया, मैंने ये हमने ऐसा सर्कल बना लिया। तो अगर आपसे पूछो कि इसमें नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है तो आप देख लो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है। एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा ना उतना उसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि उतना उसका मूल होगा। इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। इसमें भी कितना हो जाएगा, 1। इसमें कितना हो जाएगा, 2। अगर टच भी करे ना, अगर टच करके निकल जाए तब भी ग्राफ पूछे तब होता है 1। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि ये ऐसा है कि टच करके निकलता है तो 1 बार कट किया, नहीं तो यहाँ पे क्या किया, टच किया, तो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रूट्स। इसमें आपका नंबर ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 ठो। नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। यानी या तो कट करे या तो टच करे तो उतना इसका नंबर ऑफ रूट्स होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ देख करके भी क्या बता दिए, नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिए। 2 अलग अलग जगह पे कटा हुआ है 2 रूट्स, एक ही जगह पे टच किया तो दोनों इक्वल रूट्स होगा, एक ही रूट्स होगा, असमान रूट। तो ये हो गया। जब ये टच किया, टच भी नहीं किया, कट भी नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स हो गया। इस तरह से आप द्विघात समीकरण के और ग्राफ के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं। द्विघात समीकरण के ग्राफ जब मैंने पढ़ा लिया तो आप एक बात और देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 ग्राफ है और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ग्राफ कब बनता है, तो जब ए पॉजिटिव हो। तो ये ग्राफ कब बनता है, जब ए निगेटिव हो। तो ग्राफ के बारे में जान लिया। इसमें क्या होता है, कभी मैक्सिमम और मिनिमम भी पूछता है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, इसका ग्राफ है। ये भी तो उसी का है, ax² + bx + c। इसको आप क्या बोलते हो, अपवर्ड बोलते हो, नहीं इसको आप क्या बोलते हो कि ये अपवर्ड है, ये क्या है आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर कोई बस इतना सा बात पूछ ले कि ये जो एक्सप्रेशन है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा ना तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसको वाई मैक्स कहते हैं, ये वैल्यू होगा नॉट डिफाइंड। और इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना वो मिनिमम वैल्यू होगा आपका -d/4a। और आप जानते हो कि d क्या है, तो d आपका b² - 4ac है। दूसरा, अगर कोई पूछे कि वर्टेक्स कहाँ होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको आप बोलते हो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। और ये जो स्ट्रेट लाइन इससे पास करे, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन जो वर्टेक्स होकर पास करे, इसको आप क्या बोलते हो, एक्सिस बोलते हो। अच्छा, पूछा जाए कि y मिनिमम होगा किस पॉइंट पर होगा, तो वो होगा -b/2a पर। दूसरा, अगर कोई पूछ ले कि वर्टेक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा -b/2a, -d/4a। अगर कोई पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होगा, तो ये होगा x बराबर -b/2a। यहाँ पर भी सेम ही चीजें हैं। अगर आपसे पूछूं कि y मैक्स कितना होगा, तो इस बार y मैक्स डिफाइंड होगा -d/4a के रूप में। किस पॉइंट पर होगा, तो -b/2a। अगर पूछे कि y मीन कितना होगा, तो इस बार मिनिमम जो है ना वो डिफाइंड नहीं होगा, y मिनिमम डिफाइंड नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि वर्टेक्स कितना होगा, तो यही वो पॉइंट है वर्टेक्स का जो कि -b/2a, -d/4a होगा।
अगर कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होगा, तो एक्सिस का भी इक्वेशन जो है ना, ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है, ये आपका x इज इक्वल टू -b/2a होता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ग्राफ के बारे में, अगर इनकेस अगर पूछ ले तो आप आराम से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में काफी चीजें पढ़ लिया है। एक और नोट बता देता हूँ, जिसको अगर हो सके तो आप याद कर लें। नेक्स्ट नोट ये है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि लेट a1x प्लस b1 a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों द्विघात समीकरण का जो मूल है ना, दोनों मूल कॉमन है, दोनों मूल यानी कि दोनों ही रूट क्या है, कॉमन है। अगर ऐसा है तो ये तभी संभव है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। लेट दिस वन बी इक्वल, दोनों मूल समान है, तो ये है उसके लिए शर्त, कंडीशन है, ये कंडीशन है। जैसा मैं इस पे क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, और यहां हमने दिया 2k प्लस 1x स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहां दे दिया आप मान लीजिए h। और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो दो समीकरण है ना, ये दो समीकरण है, दोनों के मूल समान है। मैंने क्या कहा कि दोनों के मूल समान है। ऐसा करता हूं, यहां से ये हटा लीजिए, यहां पर आप डाल दो मान लीजिए 3, ठीक है। मैंने कहा कि दोनों का मूल उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, कॉमन है। तो k का तथा h का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हो कि दोनों का मूल समान होगा, तो k/3 जो है 2/8 के बराबर होगा, और ये 4/h के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को साथ में लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये आपका आराम से k का वैल्यू आ जाएगा कितना, 6/8, यानी कि 2 से 3 और 2 से 4, 3/4 हो जाएगा। और इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर ले तो 2/8 बराबर 4/h, ठीक है। मैं कोना कोने गुना कर देता हूँ, 2h बराबर 8 चौके 32, ये हो जाएगा 16। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। अगर h का वैल्यू 16 है, k का वैल्यू 3/4 है, तो इस समीकरण इन दोनों ही समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा। समझ पा रहे हैं, दोनों ही मूल क्या होगा, कॉमन होगा। इस तरह से द्विघात समीकरण का ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट जो है वो हमने लास्ट कर दिया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें द्विघात समीकरण का, और इनकेस अगर डॉट आता है तो आप कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़े से इन्फॉर्मेशन त्रिघात समीकरण के बारे में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें।